नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अचीव योर गोल पे। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग सभी पॉइंट क्लियर कर लिए थे। कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट बच गए हैं जिनको हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे, जिनके बारे में साथियों ये संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अंतिम क्लास होगी आप लोगों की। इसके बाद हम वैदिक सभ्यता के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इससे संबंधित जो बच गए हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कृषि एवं पशुपालन की, कि कृषि में क्या क्या संबंधित है और पशुपालन में किन किन जानवरों से परिचित थे। तो कृषि के संबंध में सबसे पहले आता है चावल। सिंधु सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे, चावल की खेती से परिचित थे, और इसके साक्ष्य जो मिले हैं हमें लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। ये दोनों स्थल आपके गुजरात में है, लोथल एवं रंगपुर। दूसरी जो बात आती है कपास की, सिंधुवासी कपास की खेती में विश्व में सर्वप्रथम थे, विश्व में प्रथम। कपास उत्पादन के मामले में सिंधुवासी विश्व में सर्वप्रथम थे या प्रथम स्थान था इनका। इसके बाद एक और अन्य फसल आती है गन्ना, जिसके बारे में पूछा जाता है। सिंधुवासी गन्ने के उत्पादन से परिचित नहीं थे, क्योंकि गन्ने के साक्ष्य अभी तक कहीं से प्राप्त नहीं हुए हैं। गन्ने के साक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं पशुपालन की। पशुपालन से संबंधित दो एक पॉइंट है, जैसे कि घोड़े का पालन, हाथी का पालन। तो सिंधु सभ्यता से हाथी और घोड़े, हाथी और घोड़े को पालने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, को पालने के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। किंतु घोड़े के अस्थिपंजर, घोड़े का अस्थिपंजर, अस्थिपंजर किसका? घोड़े का। घोड़े का अस्थिपंजर हमें मिला है सुतकोददा से। सुतकोददा ये भी गुजरात में स्थित है आपका। और घोड़े के जबड़े, घोड़े के दांत जो मिले हैं, जबड़ा, ये राणा घुंडई से मिला है। ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, राणा घुंडई। साथियों, शेर के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से न पालने के और ना ही अवशेष उसके नहीं मिले हैं। शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और इसके बाद दो तीन जानवर जैसे कि बंदर, भालू, गैंडा, इन सभी जानवरों से सिंधुवासी भली भांति परिचित थे, क्योंकि इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये रहा कृषि एवं पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे चावल के अवशेष या चावल के साक्ष्य मिले लोथल और रंगपुर से। कपास के उत्पादन में सिंधुवासी विश्व में प्रथम थे। गन्ना के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। हाथी और घोड़े को पालने के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं है, किंतु अस्थिपंजर, घोड़े के अस्थिपंजर सुतकोददा एवं घोड़े का जबड़ा राणा घुंडई से प्राप्त हुआ है। शेर के साक्ष्य इसमें नहीं मिले हैं, किंतु बंदर, भालू, गैंडा आदि से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। अब बात कर लेते हैं इसके व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मुद्रा का प्रचलन या मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर डिपेंड था, या वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। मुद्रा नहीं थी प्रचलन में। व्यापार जो होता था वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत, विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली आप जानते होंगे, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त करना या एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देना।
वस्तु के बदले वस्तु, मुद्रा के अभाव में यही प्रणाली कार्य करती है। इसके बाद व्यापार जो है जलीय और स्थलीय मार्ग दोनों से होता था। जलीय मार्ग के व्यापार के लिए मस्तूल वाली नाव का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया से जो संबंध थे व्यापार के मामले में, मेसोपोटामिया, इससे जो व्यापार होता था ये जलीय और स्थलीय दोनों मार्गों से, जलीय व स्थलीय दोनों मार्गों से व्यापार होता था। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट आयातित वस्तुएं देख लेते हैं जो पूछी जाती हैं आपके एग्जाम पे, कि जैसे चांदी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी का आयात कहाँ से करते थे, सोने का आयात कहाँ से करते थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं हम लोग कि जैसे चांदी हो गया, आपका टिन हो गया और शीशा, ये तीन चीज़ें जो आयात की जाती थी ये मुख्यतः अफगानिस्तान और ईरान से, अफगानिस्तान और ईरान से आयात की जाती थी। इसके बाद आता है सोना। तो सोना आयात कहाँ से होता था? तो सोना आपका अफगानिस्तान और फारस, अफगानिस्तान और फारस से आयात किया जाता है। और एक धातु और बच रही है आपकी तांबा। तांबे को इधर देख लेते हैं। तांबा ये आपका खेतड़ी पड़ता है आपका वर्तमान में राजस्थान में, खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से आयात किया जाता था। ये सिंधु सभ्यता के दौरान आयात की गई कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब जान लेते हैं धर्म के बाद कि कौन से देवी देवताओं की पूजा होती थी, धार्मिक आस्था क्या थी सिंधुवासियों की। तो सिंधु सभ्यता से मंदिर के अवशेष अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं। मंदिर के बारे में जानकारी हमारे पास अभी नहीं है। धर्म की बात करते हैं तो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं हमें, किंतु मोहनजोदड़ो से पद्मासन की अवस्था में आदि योगी की जो मूर्ति मिली है, पद्मासन की अवस्था में आदि योगी की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधुवासी योग से भली भांति परिचित थे, योग विद्या से भली भांति परिचित थे। ये दो एक पॉइंट है धार्मिक पॉइंट, जैसे कि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिली मूर्ति पद्मासन अवस्था में आदि योगी की मूर्ति, जिससे ये पता चलता है कि सिंधुवासी योग से परिचित थे। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार की कौन कौन सी विधियां प्रचलन में थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अंतिम संस्कार की मुख्य रूप से 3 विधियां प्रचलन में थी। 3 तरीके से शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। पहले देख लेते हैं दाह संस्कार, नंबर 1 दाह संस्कार, उसके बाद आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार, आंशिक समाधिकरण और पूर्ण समाधिकरण। अब जान लेते हैं दाह संस्कार के बारे में कि दाह संस्कार क्या है। तो दाह संस्कार में शव को जलाने के बाद
अवशेष जो बचता था, दाह संस्कार में जलाने के बाद जो अवशेष बचता था उसे मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। जलाने के बाद अवशेष को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। ये दाह संस्कार के अंतर्गत किया जाता था। इसके बाद जो आंशिक समाधिकरण है, मतलब दाह संस्कार जो है ये हिंदू रीति रिवाज, ये हिंदू सभ्यता से मिलती जुलती है। हिंदू अंतिम संस्कार की विधि जो वर्तमान में है इससे मिलती जुलती है। और आंशिक समाधिकरण जो है इसमें शव को खुले में छोड़ दिया जाता था और पशु पक्षियों को खा लेने के बाद उसे पात्र में रख के दफना दिया जाता था। ये पारसी विधि से मिलती जुलती प्रथा है। और जो पूर्ण समाधिकरण है इसमें शव को पूर्ण रूप से दफनाया जाता था जमीन में। ये मुस्लिम समुदाय से मिलती जुलती प्रथा थी ये, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से दफनाया जाता था। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के बारे में, किसकी स्थापना कब हुई थी, इसके जनक कौन हैं और इसका कार्य मुख्य रूप से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। वर्तमान जो स्वरूप है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का, इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। और इसके जनक जो माने जाते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक वो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। अब इसका कार्य क्या है? कार्य है इसका प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज करना। प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज करना, जैसे प्राचीन काल के जो भी स्थल हैं वर्तमान में, उनकी खोज करने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का है। अब जान लेते हैं सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ है। साथियों, इसके पतन से संबंधित विद्वानों में अनेक मत दिए हैं, जिसमें से मुख्य रूप से मान्यता जो मिली है वो बाढ़ को मिली है कि इसका या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो मुख्य कारण था वो बाढ़ था। तो ये कुछ पॉइंट थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो बच गए थे, जिनको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। कृषि एवं पशुपालन के बारे में, व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में, धर्म, अंतिम संस्कार की विधियां जो 3 विधियां थीं, और पुरातत्व विभाग है, और आपका इसका पतन के कारण। तो आई होप कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हम लोगों ने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथियों, मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।